नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के सेक्शन में हम आ चुके हैं नर्मदा नदी तंत्र में। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, चंबल, गोदावरी, कृष्णा, ये प्रमुख नदियों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। उसके अलावा दामोदर नदी, अन्य नदियों के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। कुछ नदियों के बारे में मैं अन्य तरीके से बताऊंगा, है ना। कुछ नदियों को मैं फ्लो चार्ट के बेस पर बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें के बाद हम परियोजना वाला सेक्शन से कराएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए चलते ही आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नदी तंत्र में अब हमको देखना है पठारी नदी तंत्र, है ना। प्रायद्वीपीय पठारी नदी तंत्र, है ना। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तरफ तरफ आ रहे, है ना। प्रायद्वीपीय पठार, है ना। प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र, इसमें अब दो हिस्सों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है ना। ईस्ट से वेस्ट की तरफ इधर की तरफ आती है। ठीक है, और अरब सागर, है ना। और नदियां कौन सी है, ये आ जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने गिरने वाली नदियां जो वेस्ट से किस तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी अन्य नदियां भी है जो हम कुछ पढ़ चुके हैं वो भी। लेकिन अभी यहाँ पर देखो कौन कौन सी देखिए, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, है ना, घाघरा, साबरमती, ये नदियां देखनी है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाती है ब्रह्मपुत्र, देख चुके हैं। ठीक है, फिर बैतरणी आ जाती है। फिर उसके बाद स्वर्ण रेखा आ जाती है ना। महानदी, कृष्णा, है ना, पेन्नार, कावेरी, वैगई। ठीक है, और ये नदियां हमको देखनी है। अब पठारी नदियों की यदि हम बात करें तो पठारी नदियों की विशेषता क्या है। पठारी नदियों की यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पठारी नदियां कहाँ पर प्रवाहित होगी, हमारे पठारी क्षेत्र पर प्रवाहित होगी। ठीक है, भारत के पठारी क्षेत्र पर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी नदियां कहलाती है, पठारी नदी तंत्र कहलाता है। अब इसमें यहाँ बात कर ले, है ना, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम इस पठार को ऐसा देखते हैं तो इसमें तीन तीन और आपको ढाल दिखाई देगा। तीन और आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर ढाल देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि किधर किधर। यदि हम यहाँ पर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी सीधे सीधे पश्चिम की ओर और दूसरी ताप्ती नदी सीधे सीधे पश्चिम की ओर। तो इसके एक भ्रंश घाटी वाला ढाल क्षेत्र दिखाई देगा जो किस तरफ जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। जिसमें अरावली से निकलने वाली नदियां भी किस तरफ जाएगी, इधर, जैसे लूनी जाएगी, ठीक है, साबरमती जाएगी और उसके अलावा माही जाएगी। तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी। ये नदियां इस तरफ चली जाती है, तो मतलब पश्चिम क्षेत्र का ढलान पश्चिम की ओर है ना। उत्तरी क्षेत्र का ढलान किस तरफ है, उत्तर की ओर है। उत्तरी क्षेत्र का ढलान उत्तर की ओर है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे मध्य और दक्षिण का ढाल। मध्य और दक्षिण का ढाल कहाँ पर है, मध्य क्षेत्र, मध्य पठारी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है, किस तरफ जा रहा है, सीधे सीधे हमको दिखाई दे रहा है, पूर्व की ओर ढाल दिखाई देगा, है ना। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि दक्षिणी पठार का ढाल किस तरफ है, पूर्व की ओर है। उत्तरी पठार का ढाल उत्तर की ओर है। और भ्रंश घाटी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है, पश्चिम की ओर है। उसके अलावा यहाँ पर घाट क्षेत्र है, घाट से भी बहुत सारी नदियां निकल के आती है ना। मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, है ना, भरत पूजा हो गया, पेरियार हो गया। तो ये नदियां किस ओर बह रही है, ये नदियां बह रही है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हो जाती है। ठीक है, और भी नदियां दिखाई देती है बड़ी बड़ी नदियों में, ये हमको देखने को मिलती है। फिर यहाँ से देखें तो दामोदर नदी है जो इस तरफ बह रही है। ठीक है, गंगा की हमने बात कर ली थी, गंगा यहाँ पर जा रही है। ठीक है, हुगली के साथ में टूटती है और यहाँ पर चली जाती है। ब्रह्मपुत्रा भी इधर से निकल रही है, यहाँ से इंटर करती है और देन यहाँ विसर्जित हो जाती है। ठीक है, हमने ये देख ली थी। उसके अलावा हमारी इंडस हमने देख ली थी, इंडस भी इसी क्षेत्र से निकलती है और इंडस यहाँ पर विसर्जित हो जाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने बात कर ली थी, सहायक नदियाँ जो इसके अंदर आकर मिलेगी। ठीक है, तो ये नदी तंत्र था। तो अब हम पठारी नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो पठारी नदी तंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो नदी तंत्र है ये मानसूनी नदियां है या फिर सीजनल स्ट्रीम्स है ना। मानसूनी नदियां या फिर सीजनल स्ट्रीम या मौसमी नदियों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मौसम के अनुसार ही इसमें जल मौजूद होता है। मानसून से ये जल, मानसून मानसून से इसमें जल आता है। ठीक है, मानसून से ये जल प्राप्त करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें एक ही नदी है, पूरे पठारी क्षेत्र की एक ही नदी है जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, है ना, कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में जाती हुई, कावेरी। कावेरी, ये इसे ही कहा जाता है सदा नीरा या फिर पेरिनियल रिवर। टाइप की रिवर, पेरिनियल रिवर,
या फिर सदा नीरा नदी एक एक ही है पठार की, कौन सी, कावेरी नदी। क्यों है, क्योंकि वो, है ना, जैसे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और कौन सा, उसके अलावा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, उसके अलावा लौटता हुआ मानसून, है ना, लौटते लौटते मानसून सभी से वर्षा प्राप्त करती है, इन सब चीजों से वर्षा प्राप्त करती है, वर्षा इन सब चीजों से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, लौटता हुआ मानसून, इन सभी से इसमें वर्षा प्राप्त होती है। इसीलिए ये जो नदी कहलाती है हमारी, किस टाइप की है, ये है सदा नीरा नदी। किस टाइप की नदी है, सदा नीरा, हमेशा इसमें पानी बना रहता है। ठीक है, चले आगे, है ना। बस एक ही नदी है कावेरी, उसके अलावा सभी नदियों पर हमने डैम बना रखे, कहीं ना कहीं डैम बनाकर हम पानी रोक रखे, और डैम बना के पानी रोकने के कारण ही इसमें पानी देखने को मिलता है। चलिए आ जाते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पर। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी, है ना, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति होगी तभी तो नदियों की उत्पत्ति होगी। उसके पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी द्रोणियां बनी हुई थी, नदी क्षेत्र बना हुआ था, बहुत सारे बेसिन पहले से ही थे और उसमें ही पानी बहा करता था। ठीक है, तो ये पुरानी नदियां है, ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। आधार तल को मतलब, है ना, जहां तक वो इरोजन कर सकती है उस क्षेत्र तक आ चुकी है। अब ये धीरे 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 कैसे कर रही है, हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिजिक अपर्दन कर रही है। कैसा, क्षैतिजिक अपर्दन मतलब चौड़ाई में फैलने की कोशिश कर रही है, क्षैतिजिक अपर्दन करना शुरू कर देती है। ठीक है, आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, जिसमें से इसका ढाल, है ना, अत्यंत मंद है। ढाल कैसा है, मंद है, क्योंकि इससे ज्यादा इरोजन हो नहीं सकता है। नदियां कैसी हो जाती है, पानी चौड़ी होती जा रही है, और उसमें क्या है, ढाल कैसा है, मंद है। इसलिए ये नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। मंद ढाल है, मंद ढाल है, इसका मतलब क्या बनाएगी, डेल्टा। मैं आपको समझाया था डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दिया था। तो किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करती है। किस तरफ बहती है, पूर्व की ओर बहती। जितनी बड़ी नदियां हैं वो अधिकांश बड़ी नदियां किस तरफ बहती है, पूर्व की ओर बहती है। और मैंने आपको ढाल बता दिया है ना, ढाल किस ओर है, उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है ना, दक्षिण और मध्य का ढाल किस तरफ है, पूर्व की ओर है ना, और पश्चिम का ढाल तो पश्चिम की ओर ही जा रहा है। ठीक है, चलिए, है ना, नदियों की बात करें, है ना, तो नदियों में कुछ नदियां देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार उनके उद्गम स्थल की लंबाई के हिसाब से। नदी की बात करें तो कौन सी आ जाती है, चंबल। ठीक है, तो चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के महू से निकलती है ना। महू में भी कहाँ से, जाना पाव, जाना पाव पहाड़ियों से। इसको इतना शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी ही है ना। उसके अलावा इसका अन्य नाम की बात करें तो चरमावती, चरमावती, है ना, इसका अन्य नाम देखा जाता है ना, क्या बोलते हैं, चरमावती कहा जाता है। ऐसी कहा कथाएं सुनाई जाती है कि कुछ कोई राजा हुए थे, उन्होंने अपने अतिथियों के सत्कार के लिए, है ना, बहुत सारी गायों की बलि दी, बहुत सारी गायों की बलि दी, और बलि देने के पश्चात जो उनका रक्त बहा उससे एक नदी का उद्गम हुआ। इस जो गायों का रक्त बहा उससे एक नदी का उद्गम हुआ, और उसी नदी के उद्गम को हम क्या कहते हैं, चरमावती नदी या फिर चंबल नदी के नाम से जानते हैं। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, मैं किसी भी जगह से कुछ भी बता नहीं रहा हूँ इधर उधर से उठा के, पौराणिक कथाओं में इनके बारे में दे रखा है। आप मध्य प्रदेश की पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है। ये कहाँ पर, इटावा, इटावा यूपी में, है ना, यमुना से मिल जाती है। किसकी नदी है ये, सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है ये, है ना, यमुना की सहायक नदी है। अब इसके ऊपर बांध की बात करें, महत्वपूर्ण हो जाती है नदी, क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं। तो प्रमुख कौन कौन से बांध बने हुए, तो यहाँ पर बना हुआ है गांधी सागर, गांधी सागर, कोटा, कोटा सागर, एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर, और एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये सभी परियोजनाएं जो है एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें से गांधी सागर परियोजना मंदसौर में दिखाई देगी, सिर्फ एमपी में, बाकी सभी परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान में,
है ना। बाकी सब परियोजना राजस्थान में है, यही एक परियोजना कहाँ दिखाई देगी, एमपी में। बाकी सब राणा प्रताप उधर है, कोटा कोटा में है, ठीक है। कोटा जवाहर सागर कोटा में ही है, ठीक है। इनके पीछे जलाशय बने हुए, इन्हीं के नाम से जलाशय, राणा प्रताप सागर जलाशय, ठीक है, गांधी सागर जलाशय, कोटा सागर जलाशय और जवाहर सागर जलाशय, ठीक है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वरम के निकट से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। कावेरी नदी की बात करें, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी, जो सदा नीरा नदी है। नर्मदा की बात करें, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और कितनी, 13-12 किलोमीटर, है ना। तो कावेरी नदी की कितनी है, 1400 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। ताप्ती की बात करें, है ना, तो इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, सूर्यपुत्री। कावेरी को क्या कहते हैं, सूर्यपुत्री, है ना। बैतूल के निकट से ये निकलती है, 724 किलोमीटर की लंबाई है, और पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। पश्चिम की ओर सबसे बड़ी, है ना, पश्चिम, ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। और दूसरी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है हमारी ताप्ती नदी, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे शिवपुत्री या शिवतनया कहा जाता है, शिवपुत्री, शिवतनया। शिव के शिव जी के, है ना, शरीर से उत्पन्न होने के कारण इसे शिव तनया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तंत्रों की बात कर लेते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम यहाँ से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहली नदी दिखाई देती है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी। महानदी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। यह छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी, छत्तीसगढ़ के कहाँ से, सिहावा डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी क्षेत्र से निकलती है, और कहाँ जाती है, ओडिशा में डेल्टा बनाती है। क्या बना रही है, ओडिशा में डेल्टा बनाती है। ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, ठीक है, विसर्जित हो जाती है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो कौन कौन सी है, जोंक, है ना, शिवनाथ, तेल, है ना, तेल, जोंक, है ना, सौंदूर, है ना, जोंक हो गई, सौंदूर हो गई। ये सब क्या है, ये इसकी सहायक नदियां, जोंक, शिवनाथ, तेल, जोंक, सेंदूर, है ना, सौंदूर, ठीक है। इस नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ये रही महानदी, ठीक है। तो महानदी कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से निकल रही है। सिहावा रायपुर, है ना, रायपुर के निकट से निकलती है, ठीक है। अब ये जो क्षेत्र है, देखिए, ये बीच वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सारी, है ना, नदियां दिखाई दे रही है, सहायक नदियां दिखाई दे रही है। तो ऊपर की तरफ भी पठार है, नीचे की तरफ भी पठार दिखाई देता है ना। तो ये ऊपर की तरफ कौन सा हो जाता है ना, दंडकारण्य हो जाता है। यहाँ पर देखें तो दंडकारण्य, दंडकारण्य, और इधर से ये पठार जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आ जाता है बस्तर, बस्तर का पठार भी दिखाई देता है, ठीक है। सिहावा क्षेत्र से निकल रही है, ठीक है। अब क्या जाते हैं, यहाँ पर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोंदूर, पेरी, है ना, सोंदूर हो गई, पेरी हो गई, जोंक हो गई, ओंग हो गई, है ना। ये कौन सी, ओंग, ओंग नदी इसकी सहायक नदी है ना। और सुक्ति नदी हो गई, फिर उसके बाद तेल हो गई, तेल, ओंग, जोंक, है ना, पेरी, है ना, और सोंदूर आपको याद रखना है, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। फिर यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, एक बड़ा सा डैम बना हुआ है, जिसका नाम है हीराकुंड, हीराकुंड डैम, है ना। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, ठीक है, हीराकुंड बांध है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा है, कहाँ पर लोकेटेड है, ओडिशा में है, ठीक है। इसके पीछे ही जो जलाशय है उसे क्या बोलते हैं, हीराकुंड जलाशय बोलते हैं। जो जलाशय है, देखो, डैम बना हुआ है कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। और जो जलाशय है वो ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में ही बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये जो नदियों का तंत्र क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, तो यही क्या कहलाता है, यही क्षेत्र ये धान का कटोरा कहलाता है, धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा, क्योंकि यहीं पर अच्छी खासी फसलें आपको दिखाई देने है ना। फसल क्षेत्र क्या होगा, यहीं पर होगा ना, जहाँ पानी अच्छा होगा, वहीं पर तो अच्छी परियोजनाएं होगी,
है ना, अच्छी परियोजनाएं होगी यहाँ, वहीं पर क्या होगा, वहीं पर बहुत सारा धान उगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है ना टिकरा पारा परियोजना है ना, टिकरा पारा आपको रिजर्व दिखाई दे रहा है ना, चुटक, है ना, चुटक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, और आखिरी में ये डेल्टा दिखाई दे रहा है आपको, उड़ीसा, उड़ीसा में ये डेल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नदी है कहाँ से निकल रही है, सिहावा रायपुर से निकल रही है और जाती हुई, है ना, ऊपर से यदि बात करें तो हसदो आ रही है नदी एक, है ना, होना आ रही है, माना आ रही है, मांड, मांड नदी आ रही है। ठीक है, हसदो आ रही है, मांड नदी इसके अंदर आकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। ये हमारी कौन सी नदी थी, ये थी महानदी, ये महानदी का तंत्र था। चलिए अब अगली नदी आ जाते हैं, गोदावरी। अगली नदी कौन सी है हमारी, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में दिखाई देती है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दिखाई देती है, और क्या है, सबसे लंबी नदी भी हो जाती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। ठीक है, लंबी के हिसाब से 1465 इसकी लंबाई है, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, सिर्फ 1400 है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, बड़ी भी है तो इसे बोला जाता है ना बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, है ना। उसके अलावा दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से इसे कहा जाता है ना, इसके नानी नाम क्या है, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा अलग है ना, दक्षिण की गंगा कौन दिखाई देगी हमको, कावेरी दिखाई देगी, ये दक्षिण गंगा है। कौन सी है ये, दक्षिण गंगा। ठीक है, और ये क्या है, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट के कहाँ से निकलती है, नासिक के, कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है, कुंभ मेला, कुंभ मेला यहाँ पर लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष के समय पर कुंभ का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला भी यहाँ पर लगता है, हस्त के नाम से भी जाना जाता है ना। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बात करें तो कौन कौन सी आ जाती है, प्राणहिता, पूर्णा, प्राणहिता हो गई, पूर्णा हो गई, पेनगंगा हो गई, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, है ना, मंजीरा, ठीक है, मंजरा हो गई। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियों के रूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके तंत्र को भी देख लेते हैं, क्या गया इसका तंत्र, कहाँ से निकल रही है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है, ये है गोदावरी नदी तंत्र। सभी तंत्रों को मैंने यहाँ रख रखा है ना, नदी तंत्र, आप इसको एज इट इज इसी तरीके से बना सकते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, फिर उसके बाद एक ये निकल रही है हमारी नदी, फिर यहाँ से आ रही है क्या, ये है मूला, है ना, मूला नदी जो गोदावरी में मिल रही है। फिर यहाँ पर आ रही है दूधना, दूधना हो गई, पूना हो गई। ठीक है, फिर पेन गंगा हो गई, पेन गंगा, है ना। फिर उसके बाद वर्धा, वर्धा के बाद उसके बाद वेन गंगा, पेन गंगा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों की, है ना, वर्धा और पेन गंगा जब मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, और ये क्या बनती है, प्राणहिता। ये दोनों नदियों का संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता नदी कहलाता है। वर्धा और वेनगंगा, वर्धा वेनगंगा मिलती है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाती है, प्राणहिता नदी बन जाती है। प्राणहिता आगे जाकर, प्राणहिता में कौन सी मिलती है, पेनगंगा मिलती है। ठीक है, और ये आगे जाकर किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना। मंजरा, देखिए मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, अच्छी बड़ी नदी है। वर्धा इसकी अच्छी बड़ी सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है किसके ऊपर, मंजरा नदी पर, मंजरा नदी पर एक डैम बना हुआ है, क्या है, निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर डैम बना हुआ है। ठीक है, और उसके पीछे वाटर रिजर्वायर भी बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इधर इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती नदी कहाँ से आ रही है, बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। ठीक है, ये नदी, इसी नदी पर, है ना, एक जल प्रपात है, इस नदी के ऊपर क्या है, एक जल प्रपात है ना, जो कौन सा है, चित्रकोट, कौन सा जल प्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात।
चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात। यदि इंद्रावती नदी पर चित्रकोट जलप्रपात को आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो वो आपको दिखाई देगा क्या, चौड़ा सा जलप्रपात, और बहुत सारा पानी इसमें से नीचे की ओर गिरता है, लगभग नियाग्रा फॉल जैसा ही देखने को मिलता है। इंद्रावती नदी पर है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले क्षेत्र से निकलकर आ रही है। वाटरफॉल भी बस्तर वाले पठारी क्षेत्र पर दिखाई देता है। ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और अंतिम रूप से ये बंगाल की खाड़ी में है ना, अरुणाचल प्रदेश में डेल्टा बनाती है, डेल्टा अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। इसके तट को क्या कहा जाता है आपको बताना है ना, आपको बताना है गोदावरी और कृष्णा नदी के तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आप बताएंगे गोदावरी कृष्णा नदी के तट को किस जाना जाता है, मैंने तटीय तट वाले उसमें बता रखा है किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलें आगे। हो गई गोदावरी। अब यहाँ से आ जाती है ब्रह्मणी, है ना, बैतरणी और स्वर्ण रेखा। ये तीन छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ये तीन नदियां जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और कहाँ जाती है, ये भी ओडिशा में चली जाती है। ब्रह्मणी, बैतरणी और स्वर्ण रेखा, तीन नदियां निकलती है, और तीनों छोटा नागपुर के पठार से निकल आगे की तरफ विसर्जित हो जाती है। ठीक है, इनको भी देख लो। ठीक है, ब्रह्मणी व स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार, है ना, रांची, है ना, रांची का पठार बोल दो, छोटा नागपुर का पठार बोल दो, रांची से निकलती है। तथा बैतरणी ओडिशा, है ना, के क्योंझर पठार, बैतरणी की बात करें तो ओडिशा के क्योंझर पठार, है ना, क्योंझर पठार से निकलती है ना, उड़ीसा क्योंझर पठार से, मतलब छोटा नागपुर का ही हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद कोयल शंख नदी जब आपस में मिलती है, तब ये क्या बनती है, ब्रह्मणी बनती है ना। कोयल और शंख नदी छोटी छोटी धाराएं हैं, है ना, दोनों मिलकर क्या बनाती है, ब्रह्मणी बनाती है। ठीक है, ब्रह्मणी और स्वर्ण रेखा चल रही है। ठीक है, ये भी तंत्र को देख लो। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती है, हाँ देखो, स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा है, ये ब्रह्मिणी है, और ये बैतरणी है ना, है ना, बैतरणी नदी, बैतरणी। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार वाले सभी क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये डेल्टा बना रही है सब ओडिशा में। कहाँ जा रही है, सब ओडिशा में। ये भी ओडिशा बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म कर रही है ना, छोटी सी है ना, नदियों को बना ले उनके ऊपर जो चीज, है ना, शांति से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी, है ना, प्रायद्वीपीय पठार की, है ना, दूसरे सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी। ठीक है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, प्रायद्वीप पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबाई 1400 दिखाई देती है, जो कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। ठीक है, ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये प्यारी कृष्ण से, ठीक है, और है ना, यहाँ पर एक मिनट, ये रही कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है, और ये कहाँ से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से नदी निकल रही है, और ये किस तरफ जाती है, पश्चिम की ओर बहना शुरू करती है ना, पश्चिम की ओर बहकर, और अंतिम रूप से आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना देती है। ठीक है, अब देखो इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, तो आपको दिखाई दे रही कोयना, ठीक है, हिडकल, कोयना हो गई, हिडकल हो गई, है ना, हिडकल हो गई, फिर उसके बाद भीमा, भीमा रिवर हो गई, फिर उसके बाद तुंगभद्रा हो गई। देखिए, ये जो है तुंगभद्रा, ये दो धाराओं के रूप में थी, है ना, एक थी तुंग और एक थी भद्रा, है ना, तुंग और भद्रा। और तुंगभद्रा जलाशय यहाँ पर बना हुआ है, तुंगभद्रा डैम भी बना हुआ है, और जलाशय जहाँ पर ये मिलती है तुंग और भद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा अलग अलग आती है, फिर देन आगे जाकर क्या बन जाती है, तुंगभद्रा नदी मिल जाती बन जाती है, और ये आगे जाकर इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, ये तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर आगे की तरफ आ रही है, और अंदर से जाती है।
है ना। उसके बाद है ना हैदराबाद यहाँ पर इसके दिखाई देता है, और यहाँ पर कौन सी, जाम सागर, है ना, सॉरी, नागार्जुन सागर, यहाँ पर कौन सी परियोजना है, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। ठीक है, ये एक बौद्ध मॉन्ग थे, उन्हीं के नाम पर नागार्जुन सागर परियोजना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है सेलम, सेलम भी इसी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ दिखाई देती है ना, कोयना, केरला, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, और मूसी नदी है जिसके किनारे पर है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है, मूसी नदी के किनारे पर है। ठीक है ना। तुंगभद्रा की सहायक नदी क्या है, हगरी, है ना, हगरी जो इसकी है सहायक नदी में आकर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी जगह है ना, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दामोदर, दामोदर नदी, दामोदर नदी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए दामोदर नदी जो है ना, वो चलती है कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से, और ये चली जाती है किसमें, हुगली नदी में। ये है हुगली, हुगली नदी में चली जाती है। ठीक है, हुगली नदी है जो गंगा के वितरिका है उसमें चली जाती है, और अंतिम रूप से है ना बाहर चली जाती है। ये कौन सी होगी, दामोदर, दामोदर नदी। ठीक है, अब दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर का पठार यहाँ से निकलती है, और इसमें इसकी अन्य सहायक नदियां आ जाती है, अन्य सहायक नदी यहाँ पर मिलती। ठीक है, अब ये बता, इसके ऊपर है ना अलग अलग डैम बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डैम बना हुआ है, आगे की तरफ भी डैम बना हुआ है ना, पश्चिम बंगाल में भी डैम बना हुआ है। ये कहाँ कहाँ बहती है, झारखंड, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। यहाँ पर क्या आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है इस सीमा के बाद, इस सीमा के बाद यहाँ क्या लग जाता है, वेस्ट बंगाल लग जाता है। ठीक है, अब ये परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे पहली, है ना, दामोदर नदी पर, है ना, भारत की पहली, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब शुरू हुई, 1948 में, है ना, 1948 में इसे किया गया था। इसे बोलते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी, डीवी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी, किस घाटी परियोजना के ऊपर आधारित थे, इसे इसे कहा जाता है क्या, है ना, जो, देखो भारत में जो प्रोजेक्ट लाए गए, है ना, बाढ़ नियंत्रण के लिए लाए गए, उसके अलावा पानी को सेफ रखने के लिए और पानी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लाए गए थे। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रमुख रूप से ये परियोजना चलाई गई थी, क्योंकि इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए, है ना, इसीलिए इसके ऊपर इतने सारे डैम बना दिए गए, क्योंकि नदी घाटियां कैसी है, भ्रंश घाटी, है ना, दामोदर नदी कैसी है, ये भी एक प्रकार की भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, यहाँ पर कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है, घाटी में, की घाटी में कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो जितनी भी घाटियां हैं, बहुत सारा पानी जब भी वर्षा होती थी, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, है ना, वर्षा होती थी, तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता था, कहाँ पर, इधर पठारी क्षेत्र पर, और सीधा बहने लगता था किस तरफ, बंगाल की तरफ। तो बंगाल में बाढ़ आ जाती थी इस नदी के कारण, नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आ जाती थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी, दामोदर नदी। इसके ऊपर बहुत सारे डैम बने हुए, पंचेत डैम बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं, उसके ऊपर भी और भी डैम बना हुआ है, बाल पहाड़ी डैम बना हुआ है, एक दुर्गापुर डैम बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर डैम, ये सब बताऊंगा मैं जब हम परियोजना पढ़ेंगे ना, तो उसमें दुर्गापुर डैम बना हुआ है, कहाँ पर, बना हुआ है, तो ये भी आप याद रखें।
चलो, तो ये हमारी हो गई कौन सी, कृष्णा, और ये हो गई हमारी दामोदर नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का तंत्र की बात करें, यहाँ से निकल रही है, कहाँ से, महाबलेश्वरम से निकल रही है कृष्णा नदी। ठीक है, फिर उसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ है कोयना डैम, कोयना नदी पर बना हुआ है कोयना डैम, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सहायक नदी आ जाती है ना, कोयना। ठीक है, तो यहाँ पर बना हुआ है कोयना डैम, ऊपर से आती है और यहाँ मिलती है, तो कोयना डैम, कोयना डैम इसके ऊपर बना हुआ है। इधर से आ रही है भीमा। ठीक है, फिर उसके बाद है ना, इधर से आ रही है तीना रिवर, फिर इधर से आ रही है मूस रिवर, यहाँ से आ रही है ना, ये घाट प्रभा आ रही है, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, वारडा, है ना, ये कौन सी, वारडा, वारडा रिवर है ना, वर्धा नहीं है। ठीक है, ये तुंगभद्रा है, ये दो अलग अलग धाराओं के रूप में आती है, एक तुंगा आती है, एक भद्रा, है ना। और ये भद्रा नदी परियोजना इसके ऊपर अलग से है, तुंगभद्रा नदी परियोजना अलग से है, और एक डैम और बन जाता है इसके ऊपर, भद्रा तो ये क्या, एक डैम और बन जाता है यहाँ पर, एक कंबाइन, वारडा नदी और कहाँ से, तुंगभद्रा की कंबाइन स्ट्रीम। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें हाँ, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे आ जाता है, जहाँ वो नागार्जुन सागर परियोजना मिलते हैं। ठीक है, विजयवाड़ा इसके किनारे है, और अंतिम रूप से डेल्टा बना देती है कहाँ पर, है ना, डेल्टा बना देती है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश, है ना, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, आंध्र प्रदेश डेल्टा बनाती है। तो कृष्णा गोदावरी के बीच का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ठीक है, ये आपको बताना है, कृष्णा गोदावरी के बीच का जो डेल्टा क्षेत्र है उसे किस तट के नाम से जाना जाता है, हमारी कौन सी नदी। नेक्स्ट आ जाते हैं किसकी तरफ, कावेरी नदी की तरफ। ये कर्नाटक के कुर्गा जिले से, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्गा जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी, मतलब ये भी पश्चिमी घाट, कर्नाटक के कुर्गा के ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून भी पाया जाता है और शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं। लौटता हुआ मानसून मतलब लगभग शीतकालीन प्रकार का मानसून होता है ना, जिससे वर्ष भर जल इसमें बना रहता है, वर्ष भर इसमें जल बना रहता है, इसीलिए ये नदी कैसी है, सदा नीरा, सदा नीरा। और एकमात्र सदा नीरा नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र सदा नीरा नदी है ये। ठीक है, ये कावेरी हो गई। ठीक है, हेमवती हो गई, है ना, शिमसा हो गई, हेमवती, शिमसा, काबाइनी। ठीक है, अब काबाइनी, भवानी, है ना, अ, नैली, फिर अमरावती, ये इसकी सब सहायक नदियां हो जाती है, जो कहाँ से निकल रही है, पश्चिम घाट से निकल रही है। तमिलनाडु में अंतिम रूप से ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा कहाँ बना रही है, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कौन कौन सी नदी यहाँ पर हो गई, ये सब लिखी हुई, हेमवती, है ना, लोका पावनी, ये है, ये लोका पावनी, लोका पावनी। ठीक है, शिमसा, है ना, अर्कावती, भवानी, है ना, कबाबिनी, है ना, कबायिनी है ये, वो कबायिनी, है ना, फिर अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, है ना, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, सुवर्ण तपा हो गई, ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाती है। कर्नाटक में इस पे शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनता है, कर्नाटक में इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है, अच्छा ऊंचा, दक्षिण भारत का अच्छा ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कावेरी को दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, देखो यहाँ पर की लगा हुआ है, इधर क्या लिखा था, दक्षिण गंगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ, दक्षिण की गंगा, इससे थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। दक्षिण की गंगा मतलब सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में बहने वाली जो गंगा नदी है वो दक्षिण की गंगा कहलाएगी। ठीक है, दक्षिण की गंगा की उपमा दी जाती है। कावेरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी बेसिन देखने को मिलता है, कृष्णा और कावेरी के बीच में क्या दिखाई देगा, यहाँ से कृष्णा नदी, ये हो गया हमारा कौन सा, ये गोवा हो गया, इसके ऊपर क्या हुआ, ये आ गई हमारी कृष्णा, और यहाँ पर आ गई गोदावरी, ये गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गया, ये तट आपको बताना है, पूछ रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, और इसके बीच में पेन्नार नदी तंत्र दिखाई देता है, जो यहीं पे आसपास से पहाड़ी से निकलता है, ये आ गया पेन्नार। ठीक है, पेन्नार नदी का बेसिन इन दोनों के बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आ गई, है ना, ब्रह्मगिरी से निकल रही है ना, ब्रह्मगिरी से निकल रही है और ये आगे की तरफ बढ़ जाती है शिव समुद्रम, है ना,
आगे की तरफ बढ़े तो ये मैसूरू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। काबायनी हो गई, है ना, लक्ष्मण तीर्थ हो गई, ये सब, है ना, अर्कावती हो गई, ये सब इसकी सहायक नदी, और अंतिम रूप से डेल्टा बना देती है यहाँ, ठीक है। जिससे आप क्या हो, डायग्राम बना सको, इसलिए मैंने डायग्राम भी एडिशनल उसमें रख दिए। डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती है हमें, है ना। चले आगे बढ़ते, ठीक है। अब आ जाती है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल रही है अमरकंटक से, और किधर बहती हुई जाती है, पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है ना, पश्चिम की ओर बहती है, और अंतिम रूप से कहाँ पर, है ना, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, है ना, 1057 मीटर से होता है ना। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, इंपॉर्टेंट है ना। पूछा जाता है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, एक भ्रंश घाटी के रिफ्ट वैली के फॉर्म में, या फिर फॉल्ट वैली, रिफ्ट वैली बोल दो, फॉल्ट वैली बोल, एक भ्रंश घाटी के रूप में ये हो जाती है। जबलपुर के पास यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है ना, केवटी जलप्रपात है, नहीं केवटी नहीं, धुआंधार जलप्रपात है, मांधाता जलप्रपात है, ठीक है। और भी 7-8 प्रकार के जलप्रपात, 7-8 जलप्रपात यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। सहस्त्र धारा इसके ऊपर दिखेगा, धुआंधार दिखेगा, है ना, दूध धारा, पंचधारा, है ना, ऐसे जलप्रपात इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं आपको, अनूपपुर वाले क्षेत्र में 7-8 जलप्रपात यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है। खाड़ी में गिरने से पहले ये ज्वार नदमुख मतलब ऐश्वरी बनाती है, क्या बनाती है, ऐश्वरी का निर्माण करती है ना। भ्रंश में बहती है, और जाकर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है ना, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है, तवा हो गई, तवा, शक्कर, तवा सबसे बड़ी है, ठीक है। शक्कर हो गई, हिरण, है ना, ओरसन, कोनार, माचन, है ना। उसके अलावा जैसे तवा हो गई, छोटी तवा हो गई, देखो इसमें नदियों के नाम, सहायक नदियों के नाम याद रखने हैं, किचन में यूज होने वाले बर्तन को याद रखो, और जंतुओं को याद रखो, जैसे हिरण है, शेर है ना, हिरण नदी हो गई, शेर नदी हो गई, ठीक है। उसके बाद जैसे तवा हो गया, तवा, दूधी, शक्कर, हिरण, है ना। शेर भी याद रखो, शेर भी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। उसके अलावा बेलन, बेलन भी इसकी एक सहायक नदी को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा, चलिए, सहायक नदियां। अब आ जाती है तापी नदी या फिर ताप्ती नदी, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से कितनी कितनी ऊंचाई से, 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ना, 762 निकलती है। सतपुड़ा एवं अजंता, सतपुड़ा एवं अजंता के बीच भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सतपुड़ा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है, ना, इसकी सहायक नदियां दिखाई देती है। इसके अलावा साबरमती नदी, ये भी पश्चिम की ओर बह रही है, और ये भी वहीं पर ही गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। राजस्थान के मेवात, है ना, राजस्थान के मेवात की पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिम की तरफ बहने प्रवाहित होने वाली तीसरी बड़ी नदी है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तीसरी बड़ी नदी है। नेक्स्ट आ जाती है माही नदी। यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल चोटी से, विंध्याचल की चोटी निकलती है, कहाँ से, धार, है ना, धार जिले से ये निकलती है, और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। राजस्थान में मेवात में, मेवात की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां किस में है, ये है अरावली, अरावली से निकलती है, और गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना। सोम और जाखम, सोम और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियों देखने को मिलती है। इसके अलावा ये दो बार कर्क रेखा को काटती है, कर्क रेखा काटती है। यहीं पर हम बात करें, यदि यहाँ नदियां ऐसी आ जाती है, तो यहाँ पर आ जाओ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी है, तो भूमध्य रेखा को नदी काटती है तो बोलते हैं कांगो नदी, या फिर इसी को ही जायर के नाम से जाना जाता है ना। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा को कौन काटती है, तो मकर रेखा को काटती है
लिम्पोपो नदी क्या है, 2 बार काटती है। ये सभी नदियां हो गई। माही कर्क को 2 बार काट रही है, भूमध्य रेखा को कॉन्गो या फिर जायर काट रही है, फिर मकर रेखा काट रही है, मकर रेखा को काट रही कौन, लिम्पोपो। चलिए घग्गर की बात कर लेते हैं, है ना। घग्गर नदी हमारी ये शिवालिक पहाड़ियों के, है ना। अब देखो छोटी छोटी नदियां अलग अलग जगह से, शिवालिक पहाड़ियों के शिमला के पास से निकलती है, हनुमानगढ़ राजस्थान के पास, है ना, भटनेर नेर मरुस्थल में लीन हो जाती है। ठीक है, छोटी सी है ना, हनुमानगढ़ राजस्थान की तरफ निकलती है, भटनेर के पास मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लूनी नदी, लूनी नदी का कोई किनारा नहीं है, अंतिम अंतिम छोर इसका नहीं है। अजमेर में अरावली पर्वत से श्रेणी से निकलती है और नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी नदी है जिसका कोई अंतिम छोर, ये एक ऐसी नदी है भारत की जिसका कोई अंतिम दिखाई देता है। ठीक है, विलुप्त तो हो जाती है ना। उसके अलावा सरस्वती, दवाई, है ना, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सहायक नदियां है ना, राजस्थानी नाम दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। सरस्वती, है ना, सरस्वती को क्या कर दिया उन्हें, सरस्वती, राजस्थानी में ऐसे ही होता है। दवाई हो गया, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, है ना, इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें सरस्वती नदी का उद्गम पुष्कर झील से होता है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पुष्कर झील से। भारत की लवण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लवण नदी बोल, खारी नदी बोल, लवण नदी या फिर खारी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अन्य नदियों की बात कर लेते हैं। गुजरात, गुजरात में कौन कौन सी नदियां दिखाई देती है, शतरंजी और भादर। गुजरात में अन्य नदी शतरंजी और भादर। गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है, सभी इंपॉर्टेंट है, मांडोवी, जुआरी और राचोल। मांडोवी, जुआरी और राचोल। ठीक है, फिर कर्नाटक में कौन सी नदियां दिखाई देती है, काली नदी। ठीक है, आपने उधर भी काली नदी देखी होगी, है ना, गंगा नदी तंत्र में, है ना, बेड़ती, है ना, गंगा वैली, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा वैली नदी। शरावती, शरावती, इसके ऊपर जलप्रपात है जोग, कौन सा जलप्रपात है इसके ऊपर, जोग गरसोपा, जोग गरसोपा, गरसोप्पा बोल दो इसको, या फिर महात्मा गांधी बोल, महात्मा गांधी जलप्रपात, है ना, महात्मा गांधी जलप्रपात इसी के ऊपर है। और नेत्रवती भी कर्नाटक की नदी है। केरल में बात करें, केरल में भरत पूजा, पेरियार और पंबा। भरत पूजा की बात करें, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, इसमें बहुत ज्यादा जल इकट्ठा होता है। सबसे लंबी, पेरियार कौन सी है, सबसे लंबी। केरल में जो बाढ़ आई थी किस नदी में आई थी, पेरियार नदी पर ही आई थी। पेरियार बांध से पानी छोड़ दिया गया था, इसीलिए, है ना, उस क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिली थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी, जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसमें बहुत पानी है। ठीक है, उसके अलावा सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, वो है गंगा। 2525 किलोमीटर पूरे भारतीय क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और सबसे लंबी नदी केरल की कौन सी है, पेरियार। सबसे बड़ी नदी मतलब उसके अंदर बहुत सारा जल है, चौड़ी भी नदी है, अच्छा जल लेकर आती है और विसर्जित कर देती है अंतिम छोर पर। ठीक है, ये सब पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। और किस तरफ बहती है, पश्चिम की ओर। ये सब नदी किस तरफ बहती है, पश्चिम की, पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदी घाट से निकल। चलिए अब आ जाते हैं नदियां, वन शॉट में देख लेते हैं सभी नदियां, उनका उद्गम स्थल, लंबाई और अन्य चीजें, है ना। फटाफट से वन शॉट में देखने वाली नदी, सिंधु नदी 28, है ना, 2880, है ना, भारत में कितनी है, 800 मीटर, 800 किलोमीटर में बहती है। मानसरोवर झील के निकट से तिब्बत से निकलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये प्रवाहित होती है। झेलम नदी की बात करें तो 720 किलोमीटर है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है और जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ठीक है, उसके अलावा तिब्बत नहीं, उसके अलावा पाकिस्तान में अंतिम रूप से चली जाती है। चिनाब नदी की बात करें तो 1180 इसकी लंबाई है, बारालाचाला दर्रे से निकलती है और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। रावी नदी की बात करें तो 725 किलोमीटर की लंबाई है, रोहतांग दर्रे से कांगड़ा क्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब क्षेत्र में ये वाली प्रमुख नदी है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज कौन सी है ना, सतलज नदी कुल लंबाई कितनी है इसकी, सतलज की 1440, है ना। और
भारत में कितनी है? 1050 भारत में है। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर राक्षस ताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कहाँ से? राक्षस ताल से निकलकर यहाँ आ जाती है। ब्यास नदी की बात करें तो 470 नदी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में बहती है। और भारत में सिंधु नदी में, भारत में बहने वाली एक ही नदी है, ये पूरी तरीके से भारत में बहती है। ब्यास नदी पूरी तरीके से भारत में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गंगा नदी 2525 है ना, यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 255 किलोमीटर है ना। उसके अलावा कुछ बांग्लादेश में भी चली जाती है, फिर आगे है ना, बांग्लादेश में भी कुछ हिस्सा इसका चले जाता है पूरा, है ना। चलिए, गंगोत्री के निकट से गौमुख से निकलती है, गंगोत्री के निकट गौमुख से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड भी जोड़ लो, झारखंड में भी जाती है। ठीक है, अंतिम रूप से कहाँ पर चली जाती है? पश्चिम बांग्लादेश में चली जाती है। यमुना नदी की बात करें है ना, 1375 इसकी लंबाई है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदर पूंछ से निकलती है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है ना, और प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। रामगंगा नदी की बात करें तो 690 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नैनीताल के निकट से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है ना। इसके किनारे क्या दिखाई देता है आपको? रामगंगा नदी के किनारे क्या बताया था मैंने? कन्नौज बताया था। ठीक है, घाघरा नदी है 1080 इसकी लंबाई है। मापसा चुंग नेपाल ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। गंडक नदी है ना, 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है, नेपाल तिब्बत की सीमा से निकलती है ना, ताक के निकट से निकलती है और बिहार में प्रवाहित होती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, 730 किलोमीटर लंबाई है। नेपाल में है ना सप्तकोशी, है ना या फिर गोसाई धाम, सप्तकोशी है गोसाई धाम, या फिर ये 7 धाराओं से मिलकर बनती है ना। कोसी नदी 7 धाराओं से, 7 धारा से मिलकर बनती है। ठीक है, और फिर आगे जाकर ऐसी बढ़ जाती है। ठीक है, सिक्किम और बिहार में प्रवाहित होती है। चंबल नदी की बात करें तो 960 है ना, 960 या 65 दिखाई देता है। मऊ के जानापाव से निकलती है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंतिम रूप से इटावा में, मध्य प्रदेश की नदी है, इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। आगे बात करें बेतवा नदी है ना, 480 किलोमीटर है, भोपाल के पास निकलती है ना, ओबिदुल्लागंज से निकलती है और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है और जाकर यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, फिर आ जाती है सोन नदी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कौन सी? सोन नदी। सोन नदी कितनी है? 770 अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी 600 किलोमीटर लंबाई है। देखो, जो नदी छूट जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगा उसका डाटा, इसलिए आखिरी में रख रखा है। दामोदर नदी 600 किलोमीटर छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व में होती है, झारखंड पश्चिम बंगाल में ये प्रवाहित होती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी है ना, 2900 किलोमीटर की लंबाई है, मानसरोवर झील से निकलती है ना, सांगपुर नदी के नाम से जानी जाती है। ये इसकी लंबाई है ना, सब कुल लिखी हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में है ना, असम में ये प्रवाहित होती है। महानदी की बात करें तो महानदी है ना 890 किलोमीटर है, सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कुछ इसका छोटा सा तंत्र, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर का ही छोटा सा क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में टच होता है। ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश को यहाँ से हटा देना, है ना। मध्य प्रदेश जब पढ़ते हैं तब उसके अंदर आपको पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सा तंत्र होता है, ये यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ था, और कुछ भी नहीं, गलत नहीं लिखा है, वो भी सही है ना। इसको भी लिख रखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो सही है ना। बैतरणी की बात करें 303 किलोमीटर लंबाई है, क्योंझर पठार से निकलती है, ओडिशा में जाती है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो कितनी? 480 किलोमीटर है और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ओडिशा झारखंड पश्चिम बंगाल में जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी 1465 इसकी लंबाई है। ठीक है, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी और पश्चिम दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में देखी जाती है। कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबाई है, महाबलेश्वरम के निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी 760 ब्रह्मगिरी कुर्गा से निकलती है, कर्नाटक तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी है ना, 1312 लंबाई, अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी 724 बैतूल गुजरात में आ जाती है। साबरमती है ना 716
जयसमंद झील उदयपुर से निकलती है और राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है। लूनी नदी हो गई, है ना, 495 किलोमीटर है, नाग पहाड़ियों से निकलती है ना, और राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है। बनास नदी की बात करें तो खरगोन, है ना, कमनौर पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। माही नदी की बात करें मध्य प्रदेश से निकलती है और, है ना, मेहत झील के पास से निकलती है और 583 इसकी लंबाई है। ठीक है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, है ना, प्रमुख शहरों को देख लेते हैं। नदियों के किनारे कौन शहर बसे हुए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सेक्शन कभी कभी नदियों में पूछ लिया जाता है, कौन से नदी कौन से किनारे कहाँ बसे हुए। देखो, आगरा, आगरा किसके किनारे है, यमुना नदी के। अहमदाबाद साबरमती, है ना, अहमदाबाद साबरमती मती नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना के किनारे। गया कहाँ पर है ना, फाल्गु नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट जो होंगे सब लगाते जा रहा हूँ। इलाहाबाद आपको पता है गंगा यमुना के, अभी इलाहाबाद ये है प्रयागराज, प्रयागराज बसा हुआ है। पहले इलाहाबाद था, फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाहाबाद हुआ, अल्लाहाबाद, ठीक है, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हो गया। पहले तो प्रयागराज ही था, ठीक है। फिर उसके बाद कोलकाता हुगली नदी के किनारे, पूछा जा सकता है। कटक कहाँ पर है, महानदी के किनारे, ठीक है। फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है, असम गुवाहाटी, ठीक है। हरिद्वार कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। फिर उसके बाद कानपुर गंगा नदी के किनारे। मदुरै बैगई नदी के किनारे, पूछा जा सकता है, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे, आपको पता ही है, उद्गम भी है। पणजी, है ना, मांडवी नदी के किनारे, ये याद रखना है, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, आपको पता है सिंहस्थ आने वाला है 2028 में, 2028 में सिंहस्थ, सिंहस्थ आने वाला है कौन सी नदी में, शिप्रा नदी में। पटना के गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। सूरत, सूरत का संगम, है ना, सूरत का संगम कहाँ पर है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। तिरुचिरापल्ली के बात करें तो कावेरी, है ना, कावेरी नदी के किनारे। अयोध्या इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चल रहा है। घाघरा सरयू की सहायक नदी, ठीक है। उसके बाद जौनपुर कहाँ पर है, गोमती नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी आ चुका है एग्जाम में, पहले ही पूछा चुका। कोटा चंबल, चंबल नदी के किनारे कोटा। संबलपुर महानदी, ठीक है, संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, है ना। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। दिल्ली यमुना नदी। बद्रीनाथ अलकनंदा बताया था मैंने, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी किनारे और पुणे उठा नदी के किनारे है। चलिए, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। ये कुछ प्रकार की झीलें हैं, है ना, झीलों के कुछ प्रकार है ना। तो डायरेक्ट डायरेक्ट फटाफट से हम इन प्रकारों को, झीलों को देख लेते हैं, कौन झील कहाँ पर है ना। तो देखिए, सबसे पहले विवर्तनिक झील आ जाती है। विवर्तनिक मतलब प्लेटों के स्थानांतरण से जो बनती है, भूकंप से बन रही है, प्लेटों के खसकने से बन रही है, या फिर टूट फूट से बन रही है प्लेटों के, तो विवर्तनिक प्रकार की झील कहलाती है। जिसमें कौन सी हो जाती है, कश्मीर की वूलर झील या तुलबुल परियोजना जिसके ऊपर मौजूद है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें, जैसे महाराष्ट्र की बुल्ढाना जिले में लोनार झील, है ना, ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी के क्रेटर में बनने वाली झील ज्वालामुखी झील कहते हैं। लेगून या फिर अनूप झीलें, है ना, लेगून या फिर अनूप झीलें, है ना। तो जैसे चिल्का झील हो गया, ओडिशा में मौजूद है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है। पुलिकट झील जो तमिलनाडु में मौजूद है ना। कोलेरू झील, है ना, कोलेरू झील आपके कहाँ मौजूद है, आंध्र प्रदेश में। अष्टमुडी केरल में है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये सब लेगून झील है ना, जो तटों पर पाए जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं, है ना। तो ये वुलर झील होगी, ये कैसी होगी, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पानी, भारत की, भारत सबसे बड़ी झील है ना, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है कौन सी, वुलर झील, याद रखिएगा, ठीक है। हिमानी निर्मित झीलें जो हो जाती है, जो ग्लेशियर से निर्मित होती है, कुमायूं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की झीलें कहलाती हिमानी निर्मित, जैसे नैनीताल, भीमताल, सूरजताल, है ना, मालवा ताल, मालवा ताल, ठीक है, पूना ताल, है ना, वो एक और आ जाती है यहाँ पर, सूरज, है ना, सूरज कुंड, ठीक। नेक्स्ट आ जाती है वायु द्वारा निर्मित झीलें, है ना, राजस्थान की सांभर, सांबर हो गई, डिडवाना हो गई, पंचभद्र हो गई, लूनाकर हो गई। भारत की सबसे, भारत की, भारत की सबसे खारी झील, खारी
झील खारेपन में सबसे ज्यादा, खारेपन में सबसे ज्यादा। चिलिका की बात करें तो चिलिका झील का एक फैक्ट पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील, सबसे बड़ी खारी झील, खारे पानी की, पानी झील। ठीक है, ये सबसे खारी है, मतलब सैलिनिटी सबसे ज्यादा नमक इसमें मौजूद है। लेकिन ये क्या है, बड़ी भी है और खारी भी है, लेकिन सबसे खारी ये क्या नहीं है, सबसे खारी चिलिका नहीं है ना। सबसे खारी कौन है, सांभर है। भारत की सबसे खारी झील पूछे तो सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारी झील पूछे तो चिलिका है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे या भारत की सबसे बड़ी मीठी झील पूछे, है ना, या फ्रेश वाटर लेक पूछे तो कौन सी है, कूलर झील है। और भारत की सबसे बड़ी पूछे तो चिलिका है, याद रखना, भारत की सबसे बड़ी, है ना। या फिर हम बोले, देखो यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है ना, मीठे पानी की सबसे खारी, और ये सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी भी है और सबसे खारी भी सबसे बड़ी है। लेकिन देखो, खारी सबसे बड़ी भी है, सबसे बड़ी भी चिल्का ही है। कूलर मीठे पानी की सबसे बड़ी है क्योंकि ये खारा है और ये मीठा है, तो मीठे में सबसे बड़ी कौन सी है, वो तो ये मीठा है, तो ये क्या है, सबसे खारा। सबसे खारा पानी किसमें मिलता है, सांबर झील में। ठीक है, अब फटाफट हम इनको किसमें देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, है ना, लाइन वाइज, है ना। कोटक झील कहाँ दिखाई देती है आपको, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट, तो आपको याद ही रखना है। कोटक झील आपको दिखाई देती है ना। ये तक नहीं है, लोकटक है, अब उल्टा लिख दिया, टाइपिंग में है, लोकटक, है ना। लोकटक झील है ना। ये में तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसमें मौजूद है, जिसे क्या बोलते हैं, कैबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील केरल। ठीक है, डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर, है ना। मनसबल, है ना, मनसबल झील, है ना, वो कहाँ पर आ जाती है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, है ना। उदय सागर राजस्थान, पिछोला राजस्थान, फतेहपुर राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, फिर उसके बाद राजसमंद राजस्थान, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेम्बनाथ झील, वेम्बनाथ झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित, वेम्बनाथ झील पर कौन सा है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर नौकायन प्रतियोगिता, नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाथ। हम यहाँ पर फैक्ट पॉइंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गई, वेम्बनाथ यहाँ पर दी हुई है लेगून, है ना, यहाँ पे दी हुई अष्टमुडी, पेरू हो गई, पुलिकट हो गई, है ना। वेम्बनाथ भी किसके अंदर आएगी, लेगून के अंतर्गत आएगी, लगून में आएगी। भारत की सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा, वेम्बनाथ झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील हो गई। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर जलाशय, है ना, गोविंद सागर जलाशय रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भागड़ा नागल बांध में निर्मित है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो है चोलामू झील है, सिक्किम में। अरे कौन सी है, चोलामू झील, सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर मौजूद। भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लो, है ना। जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात, ये याद रखिएगा, कावेरी नदी पर है ना। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा 455 मीटर का जलप्रपात है। ठीक है, वाराही नदी पर। गोकक जलप्रपात, गोकक नदी कृष्णा की सहायक नदी है। येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी तो बहुत सारे, नर्मदा पर तो बहुत सारे हैं। ठीक है, येना यहाँ पर नर्मदा पर बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें, ये ना शायद से नर्मदा नदी पर नहीं, ये शायद गलत है ना। ठीक है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर है ना। पायकारा जलप्रपात कहाँ है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र वाली नदी पर है। फिर धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, धुआंधार है ना, धुआंधार हो गया। ठीक है, दूध धारा, धारा धारा हो गई, धुआंधार हो गई, दूध धारा हो गई, है ना। सत
है ना। मानधाता, मानधाता जलप्रपात, ठीक है, ये भी उसी पर है ना। सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा भी नर्मदा नदी पर ही मौजूद है, ठीक है। माधर, है ना, माधर ये मानधाता है, ये माधर मानधाता जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। पुनासा जलप्रपात है। कपिल धारा है, दुग्ध धारा है नर्मदा नदी पर। हुडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा पर। चित्रकूट जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इंद्रावती नदी पर है ना। गगन चुक्की, गगन चुक्की कावेरी, है ना। और भारत चुक्की कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। जोग गरसोपा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है। इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्योंकि एग्जाम में पहले, ठीक है। ये आपने देखा हो, लिखा हो, इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, है ना। ये हो गए दोनों जलप्रपात के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है। हो गए कंप्लीट। चलो, नदी तंत्र हमारा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अब हम नदी तंत्र के बाद चलेंगे प्रमुख परियोजना के, चलेंगे कि कहाँ पर है ना। तो उत्पत्ति भी देख लेंगे कितनी बिजली बिजली के इतनी बना रही है, और वहाँ पर कुछ और बने हुए हैं पीछे की तरफ जलाशय वलाशय, के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बने रही विनायक एजुकेशन साथ में, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।